स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? दोस्तों, जैसे कि आप लोग हमें देख के समझे कि होंगे कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी मेरे भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज़ादी के 75 साल पाकिस्तान जाने वालों का दिल्ली के इस गुमनाम रेलवे स्टेशन से क्या है नाता। लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर इन दिनों सन्नाटा पसरा रहता है। उदासी इस रेलवे स्टेशन का स्थायी भाव है। क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि इसने देश के बंटवारे के बाद सैकड़ों मुसलमानों की सिसकियाई सुनी है और हजारों को नम आंखों से वतन और अपने से दूर जाते हुए देखा है। राजधानी दिल्ली 1947 से अब तक बहुत बदमी, मगर लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन का चेहरा मोहरा कबोश पहले जैसा ही है। इसके अंदर बाहर 5-6 लोग भी मिल जाए तो गुनीमत होगी। इसके आगे बने हैं सरकारी कर्मचारी के 2 मंजिली फ्लैट। ये कॉलोनी सन 1946 में बनी थी और इसकी गोरे के राजधानी में बनाई गई आखिरी कॉलोनी माना जाता है। लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर ना ही कूली है ना ही कोई मुसाफिर दिखाई देता है। इधर है सिर्फ उदासी। लाहौर के लिए चलती थी स्पेशल ट्रेनें। देश के बंटवारे के बाद इसी रेलवे स्टेशन से ना जाने कितने मुसलमानों ने अपने वतन को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा था। कुछ सिसकियों भारते हुए रेलवे के डिब्बे के अंदर बैठे थे, कुछ अपनों से गले मिलते हुए बिलक रहे थे। उनके लिए ये तो चला करती थी लाहौर के लिए स्पेशल ट्रेनें। देश के बंटवारे के बाद इस रेलवे स्टेशन से ना जाने कितने मुसलमानों ने अपने वतन को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा था। कुछ सिसकियों भारते हुए रेल के डिब्बे के अंदर बैठे थे, कुछ अपनों से गले मिलते हुए बिलक रहे थे। उनके लिए यहाँ से चला करती थी लाहौर के लिए स्पेशल ट्रेन। पाकिस्तान के गुजरने दौर के ऑलराउंडर और आजकल क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में मशहूर सिकंदर बख्त के पिता जवाब बख्त और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने भी इसी स्टेशन से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन पकड़ी थी। जवाब बख्तियार करोल बाग में रहते थे और कुछ समय तक सेंट स्टीफन कॉलेज में भी पढ़े थे। सिकंदर बख्त को क्रिकेट की दुनिया ने तब कायदे से जाना था जब उन्हें भारत के खिलाफ फिरोज शाह कोटला टेस्ट मैच में 59 रन देकर भारत के 8 विकेट लिए थे। ये सन 1979 से 80 में खेली गई सीरीज की बात है। ये वे तब करोल बाग में गए थे अपने परिवार का घर देखने के लिए। उसकी एक एक दीवार को उन्हें छुआ था। सिकंदर बख्त बताते हैं कि उनके परिवार का पाकिस्तान शिफ्ट करने को लेकर इरादा साफ नहीं था। वे कहते हैं हमारे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद थे, पर आखिर में तय हुआ कि पाकिस्तान शिफ्ट कर लिया जाए। हमारा एक पॉइंट सामने आता है, भारत पाक बंटवारे की वो प्रेम कहानी, विभाजन के दौर के दंगे और करोल बाग। उन दिनों दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। करोल बाग में रोज ईसाइयत मर रही थी। करोल बाग में डॉक्टर NC जोशी को उन्हीं के एक नौकर ने मार दिया था। NC जोशी आज़ादी से पहले देश के नाम सर्जन थे। उन्होंने करोल बाग में 1930 में एक अस्पताल बनाया था। वह दंगे शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें उनके नौकर ने ही कत्ल कर दिया था। उनका बनवाया हुआ अस्पताल आज डॉक्टर NC जोशी मेमोरियल अस्पताल के नाम से जाना जाता है। दिल्ली और लाहौर के बीच रेलगाड़ी 1947 के अगस्त महीने के दूसरे हफ्ते से शुरू होकर 22 नवंबर 1947 तक चली थी। लोधी कॉलोनी स्टेशन से रोज 2-3 ट्रेनें लाहौर के लिए चला करती थी। एक सुबह 7 बजे और दूसरे दिन में 9 बजे चलती थी। अगर तीसरे चलती थी तो वह भी दिन में 12 बजे तक यहाँ से छूट जाती थी। इन ट्रेनों के छूटने का समय इस तरह से रखा गया था ताकि ये सब ट्रेनें दिन के उजाले में लाहौर तक पहुँच जाए। उस भयानक दौर में दंगाइयों के निशाने पर रेलगाड़ियाँ खास तौर पर थी। इतिहासकार प्रोफेसर जतेंद्र पांडे कहते हैं कि पाकिस्तान जाने वालों को तब कनॉट प्लेस के L ब्लॉक में पाकिस्तान सरकार के एक अस्थायी दफ्तर से अपनी टिकट वगैरह लेनी होती थी। इसी दफ्तर से ही मुसाफिर को जांच पड़ताल के बाद पाकिस्तान भेजा जा रहा था। लोधी कॉलोनी से पाकिस्तान जाने वाली ट्रेनों में मुसाफिरों को भीड़ बकरियों की तरह ठूस दिया जाता था। इनमें बूढ़े बच्चे और गर्भवती महिलाएं सब रहती थी। कुछ यात्री छतों पर सवार होते थे। यहाँ से लूटे पीटे मुसलमानों को पाकिस्तान ले जाया जा रहा था, जो पुराना किला और हुमायूं के मकबरे के कैंपों में रहा रहते थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा रेलवे की सबसे बड़ी कॉलोनी से मुसलमानों का पलायन। रेलवे बोर्ड के पूर्व मेंबर डॉक्टर रविंद्र कुमार बताते हैं कि लोधी कॉलोनी स्टेशन से छूटने के बाद ट्रेन कुछ मिनटों में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाती थी। यहाँ ट्रेन में कुछ डिब्बे उन सरकारी मुलाजिमों के लिए जोड़ दिया जाते थे जो पाकिस्तान जा रहे होते थे। इनमें रेलवे के मुलाजिमों की संख्या सर्वाधिक रहती थी।
ऐसे शायद सरकारी अधिकारियों के आम लोगों की धक्का मुक्की और अफरा तफरी के बचाने के लिए किया जाता था। वो बताते हैं राजधानी में रेलवे की सबसे बड़ी आवासीय कॉलोनी किशनगंज के करीब 25% घर खाली हो गए थे। किशनगंज को दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे कॉलोनी माना जाता है। ये 1920 में स्थापित हुई थी। यहाँ रहने वाले सैकड़ों मुसलमान रेलकर्मी पाकिस्तानी चल गए थे। इनमें खलासी, लाइनमैन, गार्ड वगैरह होते थे। सब्जी मंडी रेलवे कॉलोनी से भी खासी तादाद में रेल कर्मियों के परिवार पाकिस्तान चले गए थे। पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन आज के हरियाणा के कुछ शहरों के स्टेशन जैसे सोनीपत, करनाल, अम्बाला वगैरह पर कुछ पलों के लिए रुकती है, अपनी मंजिल की तरह बढ़ जाया करती थी। मुशर्रफ का परिवार कैसे गया सरहद पार? पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का परिवार भी इस तरह सरहद पार गया हो गया। उनके पिता साइद मुशर्रफुद्दीन भी सरकारी सेवा में थे और मिंटो रोड के सरकारी आवास के साथ परिवार रहते थे। क्योंकि सरकारी कर्मी रेल से ही सफ़र कर रहे थे, इसलिए माना जा सकता है कि साइद मुशर्रफुद्दीन ने अपने परिवार के साथ वही ट्रेन ली होगी जिसमें उन जैसे रेलवे स्टाफ के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अलग से कोच जोड़े जाते थे। मिंटो रोड और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी आधा किलोमीटर से अधिक नहीं है। तब तक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का अजमेरी गेट की तरफ रास्ता नहीं बना था, इसलिए साइद मुशर्रफुद्दीन ने नई दिल्ली स्टेशन के मेन गेट जो पहाड़गंज की तरफ है वहां से जाकर ही रेल पकड़ी होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, ट्रेन बंद होने के बाद भारत और पाकिस्तान कैसे आ जा रहे हैं लोग। जब मुशर्रफ के पिता ने कहा हम पाकिस्तान जा रहे हैं, कनॉट प्लेस के मशहूर बुक शॉप सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मालिक आरपी पुरी साइद मुशर्रफुद्दीन के सरकारी घर में होकर के रूप में अखबार देते थे। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शों में पाकिस्तान आ गया। देश के बंटवारा हो चुका था। सारे देश में देश के आज़ादी खुशी के साथ देश के बंटवारे का दुख और गुस्सा भी था। पूरी साहब ने मुझे ये किस्सा कुछ यूँ सुनाया। उस दौरान एक दिन साइद मुशर्रफुद्दीन सुबह मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि अखबार लेके आऊँगा। आज उन्हें एक बड़े फैसले की जानकारी देनी थी। मैं आसपास के सरकारी घरों में अखबार डालता था। जब साइद साहब के घर में अखबार डालकर मैं चलने लगा तो उन्हें आवाज़ देकर रोका, कहा सुनो तुम्हारे से बता करनी है। पूरी रुक गए। साइद साहब ने कहा पूरी भाई आपके साथ हमारा बहुत अच्छा मेल जोल है रहा, अब हमें अखबार देना बंद कर देना, हम यहाँ से पाकिस्तान जा रहे हैं। पूरी साहब ने आगे चलकर कनॉट प्लेस में सेंट्रल न्यूज एजेंसी खोली। वह बताते थे कि मुजफ्फर का परिवार बहुत सुशिक्षित था। उन्हें सभी बच्चों के जन्म मिंटो रोड के करीब कमला मार्केट स्थित गिरधारी लाल मैटरनिटी अस्पताल में हुआ था। भारत पाकिस्तान ने जब एक दूसरे को सौंपी थी हजारों एकड़ जमीन। सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़े SM अब्दुल्ला भी तब ही अपने कुछ रिश्तेदार के साथ पाकिस्तान चले गए थे। वह सेंट स्टीफन कॉलेज में जनरल लिया उल हक के सहपाठी थे। 1947 में 23 साल के थे तब दिल्ली के पंजाबी सौदागरन बिरादरी के कई परिवार लाहौर के रास्ते कराची चले गए थे। मशहूर लेखिका सादिया देहलवी के मामू अब्दुल्ला साहब बताते थे कि वह पाकिस्तान जाते हुए सोच रहे थे कि नया मुल्ला जन्नत होगा। दिल्ली के मुसलमान लोग भी नीता पाकिस्तान की जन्नत से कम नहीं बताते थे, पर कराची जाकर जन्नत की हकीकत कुछ अलग नज़र आई। कुछ दिनों तक रहने के बाद वह वापस अपनी दिल्ली आ गए। उन्हें कराची में कुछ भी इस तरह की खासियत नहीं मिली जो उन्हें वहाँ पर रोकती। अब्दुल्ला साहब दिल्ली वापस आने के बाद फिर से कनॉट प्लेस के व्लॉग रेस्ता में दोस्तों के साथ बैठने लगे। कराची में दिल्ली बनाने वाले कौन? दिल्ली के पंजाबी सौदागर बिरादरी के संरक्षण में 85 साल के प्रोफेसर रियाज उमर वह दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। उन्हें याद है कि उनके कुछ करीबी रिश्तेदार सरहद के उस पार चले गए थे। उनमें SM अब्दुल्ला भी थे। बहरहाल भारत और पाकिस्तान का पंजाबी सौदागर समाज अब भी एक दूसरे के निकट से जुड़ा है। जो पाकिस्तान चले गए थे उन्हें अपनी विशिष्ट पहचान को कामयाब रखा। वह सच्चे कारोबारी है, नौकरी नहीं करते, ये सरहद पार भी कारोबार करने लगे। इन्होंने कराची में अपनी रहने के लिए बनाए दिल्ली कॉलोनी पंच
क्लिफ्ट एरिया के दिल्ली पंजाबी सौदागर सोसाइटी और दिल्ली मार्केटाइल सोसाइटी स्थापित की। इनमें पंजाबी सौदागर परिवार के अगली पीढ़ियां आबाद है। इसमें सिर्फ दिल्ली के गए पंजाबी मुसलमानों को ही एम्बेशियप मिली थी। दिल्ली के करीब 1100 किलोमीटर दूर कराची में ये 70 वर्षों के बाद भी दिल्ली वाले ही बने हुए हैं। इन्होंने कराची के बर्न रोड पर दिल्ली पंजाबी सौदागर अस्पताल भी बनवाया। सिंध प्रांत की राजधानी कराची में भी दिल्ली कॉलेज उसी वहाँ पर बसे सभी दिल्ली वालों को मिलकर स्थापित किया था। आजकल कनाडा के शहर टोरंटो में रहने वाले पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीक्वेंस खिलाड़ी सज्जाद मुनीर बताते हैं कि अगस्त 1947 के तीसरे हफ्ते में उनके नाना खान मोहम्मद तुफैन मोहम्मद और दादा अल्लाह जित्ता के परिवार दिल्ली के गोल मार्केट के पास डॉक्टर्स लेन और पहाड़गंज के अपने घरों को छोड़ चुके थे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है, भारत पाक के बीच चल रहे तनाव के बीच प्यार की कहानी। पाकिस्तान जाने वालों की गुजारिश। ये लोग कुछ समय पुराना किला के कैंप में रहे। पाकिस्तान जा रहे मुसलमान पुराना किला में ठहराए गए थे। तब लगातार बारिश हो रही थी। ये बदनसीब लोग अपनी कोठियों में खाली करके पुराना किला में खुले आसमान के नीचे रह रहे थे। जब इनका नंबर आया तो वह लोधी कॉलोनी स्टेशन से लाहौर के लिए रवाना हुए। मुनीर साहब के नाना दादा दिल्ली के सिविल इंजीनियर थे। लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस के नेता लाल देशबंधु गुप्ता, मीर मुश्ताक अहमद, लाला रूप नारायण चौधरी, ब्राह्मण प्रकाश, सरला शर्मा जैसे कदावर नेता हाथ जोड़कर पाकिस्तान जाने वालों से गुजारिश कर रहे थे कि वे पाकिस्तान जाने का इरादा छोड़ दें, वह भारत में ही रहे। इनके समझाने के बाद भी इक्का दुक्का लोग रेलवे स्टेशन से ही वापस लौट गए थे। लेकिन अधिकार लोग अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। बेहद प्रमुख वक्ता मीर मुश्ताक अहमद दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद मुख्यमंत्री के समक्ष रहे। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को करोल बाग तथा दरियागंज की कई सभाओं को उनके खिलाफ नारेबाजी की थी। ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहुंचने मुख्यमंत्री रहे। वह चौधरी चरण सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे। सरला शर्मा का इस साल के शुल्क में 101 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके परिवार की ने ही राजधानी में लड़कियों का पहला स्कूल इंद्रप्रस्थ कन्या विद्यालय चांदनी चौक में खोला था और महिला के लिए इंद्रप्रस्थ कॉलेज स्थापित किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारे सामने, पाक के हिंदुओं को मिली मंदिर और शमशान की जगह। जिन्ना उड़कर गए पाकिस्तान। 7 अगस्त 1947 को दिल्ली के आसमान साफ नीला दिखाई दे रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1929 में बने सफदरगंज एयरपोर्ट पर विमान के भीतर जाने से पहले दिल्ली के आसमान को कुछ पलों के लिए देखा। शायद वो सोच रहे होंगे कि अब वे शहर के फिर कभी नहीं आएंगे। वो अपनी छोटी बहन फातिमा जिन्ना, एडीसी शहीद एहसास को बिकी करीबी स्टाफ के साथ कराची के लिए रवाना हो रहे थे। दरअसल जिन्ना का पाकिस्तान कुछ दिनों के बाद दुनिया के नक्शे में ही आ रहा था। वह पिछले 8 वर्षों से दिल्ली में मुंबई से ज़्यादा रह रहे थे, इसलिए वह कुछ हद तक दिल्ली वाले हो चुके थे। उस दिन उन्होंने सूट पहना हुआ था। तपती हुई गर्मी और उष्ण के बावजूद वे आमतौर पर सूट बूट में ही रहना पसंद करते थे। वे अपने 10 औरंगजेब रोड, अब एपीजे अब्दुल कलाम रोड के राशि बंगले को ही हमेशा के लिए छोड़कर निकल रहे थे। उन्होंने अपना शानदार बंगला सेठ रामकृष्ण डालमिया को बेच दिया था। डालमिया की पत्नी दिनेश नंदिनी डालमिया राजधानी के 5 सिकंदरा रोड में रहती थी। उन्होंने इस लेख के एक बार बताया था कि जिन्ना ने अपना बंगला बेचने से पहले उनकी पति के साथ मेल भाव किया था। दिल्ली के दंगे भड़के हुए थे। उस दौर में 8 साल के ममून फातिमा बंगली मार्केट के पास बाबर रोड के सरकारी फ्लैट में रहती थी। वह बाबर रोड का फ्लैट ममून फातिमा के पिता गुलाम साबिर कामजी को मिला था। वह सरकारी नौकरी में थे। फातिमा के बेटे अजमा फारूक हबीब पाकिस्तान के FRP न्यूज़ चैनल के जुड़े जाने माने पत्रकार थे। उन्होंने मुझे बताया कि बंटवारे से पहले उनके नाना का तबादला कराची हो गया था। उनका परिवार दिल्ली में रहता था। उनके नाना के परिवार 5 सदस्य थे, उसमें उनकी माँ और दादी भी थी। जब दिल्ली में दंगे जगह जगह होने लगे तो उनकी दादी ने अपनी भाई से कहा, उन्हें जल्दी से जल्दी दिल्ली से निकल जा। हमजा फारूक हबीब की माँ, दादी और परिवार के शेष सदस्य हवाई जहाज़ से कराची गए। हमजा फारूक हबीब को उनकी माँ ने ना जाने ये बात कितनी बार बताई थी कि उनके बाबर रोड के
हिंदी पड़ोसियों ने अपने घर पर ही पूजा वाले कमरे में छुपा दिया था ताकि वह सुरक्षित रहे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने आता है, कारगिल युद्ध में लापता पाकिस्तान फौजी जिन्हें वापस नहीं लाया जा सका। भास्कर राममूर्ति ने उस दौर के किस्से अपने पिता कैप्टन के राममूर्ति के खूब सुने। जब लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन ने ट्रेन पाकिस्तान जाती थी 1946 के अंत में, ये परिवार लोधी कॉलोनी रोड में ब्लॉक 12वें रहते थे। कैप्टन राममूर्ति ने देखा वे दिल दहलाने वाले नज़ारे जब मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। भास्कर राममूर्ति ने बताया कि चूंकि बंटवारे का असर दक्षिण भारत नहीं था, इसलिए मेरे पिता का बड़ा अजीब लग रहा था यहाँ से क्यों इतने लोग नए मुल्क जा रहे थे। क्यों चुना गया लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन? लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन के बाहर इसके इतिहास के बारे में कुछ नहीं लिखा। ये कभी समझ नहीं आया कि इस छोटे से स्टेशन को इतने बड़े काम के लिए क्यों और किसने चुना। हालांकि कहने वाले कहते हैं कि लोधी कॉलोनी स्टेशन को इतनी अहम काम के लिए इसलिए चुना गया था क्योंकि ये उन दिनों जगहों के करीब था जहाँ पर पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों को ठहराया गया था। एक कारण ये भी था कि रेलवे विभाग सरहद पार उस आने वाले को उनके दूर रखना चाहते थे जो पाकिस्तान जा रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से आने वाले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन को उतार रहे थे। लोधी कॉलोनी स्टेशन पर महिला कर्मी मिली। उन्होंने बताया कि वह रोज़ 10-15 टिकट बिक जाती है। सिर्फ रिंग कॉलोनी की गाड़ियां ही रुकती है। यकीन मानिए कि स्टेशन पर सिर्फ 2 लोग बैठे बीड़ी पी रहे थे। लोधी रोड स्टेशन के पास खन्ना मार्केट है। उसकी अधिकतर दुकानों में मार्केट पाकिस्तान से आए परिवारों के लोग हैं। कईयों ने सुना रखा था कि इधर पाकिस्तान के लिए विशेष रेलें चला करती थी। इससे ज़्यादा जानकारी किसी के पास नहीं थी। एक सज्जन ने बताया कि स्टेशन के बाहर एक दासू राम नाम का शख्स 1940 के दशक में बैठा करता था। वह वहां पर फल बेचता था। फिर उसका बेटा बंसी बैठने लगा। वह यहाँ विभिन्न के दौर के मंजर को बयान करता रहता है। पर कोविड काल के बाद बंसी भी स्टेशन नहीं आते जो किसी का दर्द भरी कहानियाँ सुना सके। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कोई नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।